प्यारे विद्यार्थियों, हम 3 वर्ग अध्याय 6 की रिवीजन कर रहे हैं कई दिन से। आज चौथा भाग हम इसका रिवाइज करेंगे। अभी तक के 3 भागों में हमने यूरोपीय समाज में किस प्रकार वहाँ 3 वर्ग थे, वहाँ के चर्च के बारे में हमने पढ़ा है, सामंतवाद के उदय और पतन के बारे में पढ़ा है, वहाँ नगरीकरण हुआ, नए नए शहर बने, उसके बारे में अभी तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम भाग 4 में राष्ट्रीय राज्यों के गठन और 14वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में एक संकट आया, उसके बारे में रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले 14वीं शताब्दी का संकट ये क्या था? 3 प्रकार से वहां पर संकट आए। एक तो पर्यावरण में परिवर्तन, ये 13वीं शताब्दी में ही आरंभ हो गया था, और चांदी की कमी आई, और तीसरी बात वहां पर एक प्लेग नामक संक्रामक रोग फैला था। तो ये तीनों संकट इतने गहरे थे कि इसने पूरे यूरोपीय समाज में ही एक बदलाव ला दिया। सबसे पहला संकट जो था वो पर्यावरण में परिवर्तन था। 13वीं शताब्दी में वहां मौसम में ऐसा बदलाव आया कि जो गर्मी का स्थान पूरी तरह से शीत ऋतु ने ले लिया। ठंड बहुत ज्यादा हो गई, लगभग पूरे वर्ष ही शीत ऋतु होने लग गई। इसका प्रभाव फसलों पर भी होना ही था। फसलें कम हो गई, उत्पादन क्षमता कम हो गई, भुखमरी होने लग गई, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। तो पर्यावरण में जो परिवर्तन आया था, ये बहुत बड़ा संकट यूरोप में 13वीं शताब्दी से ही आरंभ हो गया था, और इसका असर 14वीं शताब्दी में भी देखने को मिला है। दूसरी बात, चांदी की कमी। ऑस्ट्रिया और सर्बिया दो ऐसे देश यूरोप में हैं जहां पर प्राकृतिक चांदी के खनिज जो है धरती में मिलते हैं, लेकिन इसकी उपलब्धता वहां की खानों में कम हो गई, और पूरे यूरोप में जो व्यापार के लिए मुद्रा थी वह चांदी ही इस्तेमाल होती थी। अब जब चांदी की कमी हो गई तो व्यापार पर भी इसका असर स्वाभाविक था कि पड़ना ही था। और तीसरी बात, एक ब्यूबोनिक प्लेग, ऐसा संक्रामक रोग उस समय फैला कि 100 वर्ष के करीब वहां पर जो 750 लाख जनसंख्या थी यूरोप की, वह लगभग 400 लाख जनसंख्या रह गई थी 1400 ईस्वी तक। पूरे यूरोप में यह बीमारी फैली, चूहों से फैलने वाली बीमारी थी। लाखों लोगों की इसमें मृत्यु हुई, पशुओं की भी मृत्यु हुई, और इसका असर जो है पूरे समाज में और अर्थव्यवस्था पर पड़ा। मजदूर कम हो गए। जो कम मजदूर थे वो अब अपनी जो मेहनत है उसकी मजदूरी की दरें बहुत ज्यादा बढ़ गई। कृषक विद्रोह जगह जगह होने लग गए। सरकार ने इन विद्रोहों का दमन तो किया, परंतु इन विद्रोहों ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया था कि अब किसानों के साथ आप किसी भी तरह का क्रूर व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो 14वीं शताब्दी में ये 3 बड़े संकट आए हैं। एक तो पर्यावरण में असंतुलन आ गया था, दूसरा वहां चांदी की कमी हो गई जिससे अर्थव्यवस्था और मुद्रा में असर पड़ा, व्यापार में फर्क पड़ा, और तीसरा जो संक्रामक रोग ब्यूपोनिक प्लेग वहां पर आया, इसने वहां की जनसंख्या को लगभग आधा कर दिया था 100 वर्ष के भीतर में। अब इसके बाद राज्यों के गठन की बात करते हैं कि वहां राष्ट्रीय राज्यों का गठन 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। उससे पहले वहां सामंतवाद का बोलबाला था। जागीरें सामंतों के पास थी, और सामंत अपने अधिकार के क्षेत्र को ही अपना देश मानते थे। तो कृषक दास या अन्य जो सामान्य लोग थे, वो उस सामंत के क्षेत्र को ही अपना देश मानते थे। उन्हें किसी अपने राष्ट्र के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन 15वीं 16वीं शताब्दी में कुछ ऐसे परिवर्तन वहां पर आए
कि जिसकी वजह से राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान हुआ। अब ये कौन से प्रमुख कारण थे, इन्हें रिवाइज करते हैं। वैसे पहले पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन फिर भी आज इसको दोबारा से रिवाइज करें कि एक तो सामंतवाद का पतन, 16वीं शताब्दी में सामंतवाद का पतन हो गया था और राष्ट्रीय राज्यों के गठन के लिए बिल्कुल रास्ता साफ हो गया था, क्योंकि सामंतों के पास असीम शक्तियां थी। और धर्म युद्ध हुए, 8 धर्म युद्ध हुए, और उन धर्म युद्धों में सामंतों को भी युद्ध में भाग लेना पड़ा और काफी सामंत उसमें संख्या में मारे गए। इसलिए सामंतवाद का पतन हुआ और राष्ट्र राज्यों के लिए रास्ता साफ हो गया। चर्च का प्रभाव, चर्च एक बहुत शक्तिशाली संस्था थी। उनका प्रभाव राजा पर भी था, पूरे देश पर, पूरे समाज पर था। लेकिन समय के साथ वे भी भ्रष्टाचार और अनैतिकता के अड्डे बन गए। अंधविश्वास फैलने लगा और लोगों का चर्च में विश्वास टूटने लगा। तो जब चर्च का प्रभाव कम होने लगा तो राष्ट्र के बारे में लोग सोचने लगे। मध्यम वर्ग का उत्थान, इसकी बड़ी योगदान रही है राष्ट्र राज्यों के बनाने में, क्योंकि नया व्यापारिक एक वर्ग बन गया था और जिन्होंने धन राजा को मुहैया करवाया और उन्हें कहा कि आप अपनी सेना रखिए। और जब राजा की अपनी सेना होने लग गई तो सामंतों पर उनका जो डिपेंडेंस थी, निर्भरता थी, वह कम होने लग गई और जिससे कि राष्ट्रीय राज्य बनने लग गए। धर्म युद्ध, 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में धर्म युद्ध लड़े गए। इसमें अनेक सामंत मारे गए, उनकी शक्ति क्षीण हो गई और धर्म युद्धों के कारण भी राजा ने सामंतों के ऊपर जो है वो निर्भरता कम कर दी। और धर्म युद्ध का कारण एक और भी इसका लाभ रहा कि लोग धर्म युद्ध के लिए दूसरे देशों में गए और वहां की विकास को देखा, वहां के प्रजातंत्र को जब उन्होंने देखा कि दुनिया में कितना विकास हो चुका है, और वापस आकर जब वे लोग आए तो उन्होंने भी राजा को प्रेरित किया कि आप भी इसी तरह का रास्ता अपनाएं जो कि दूसरे देशों में अपनाया जा रहा है। तो धर्म युद्ध का यह भी परोक्ष रूप से एक लाभ रहा है। शक्तिशाली शासकों का उत्थान, ये संयोग की बात है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में अनेक शक्तिशाली शासक यूरोप में हुए। फ्रांस में लुई 11वें, इंग्लैंड के हेनरी सप्तम, स्पेन में फर्डिनांड और इसाबेला, ये ऐसे शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने अपनी सेना का गठन किया, आधुनिक अस्त्र शस्त्र से इन सेनाओं को लैस कर दिया। अनेक विद्रोह हुए, लेकिन फिर भी राजा ने आसानी से उन विद्रोहों को कुचल दिया और इसीलिए राष्ट्र राज्यों का गठन हुआ। अनेक विद्वान भी उस समय हुए, मैकियावेली, बोदिन, हॉब्स, इन लेखकों ने ऐसे लेख लिखे, ऐसे ग्रंथ लिखे जिसका आम जनता पर जादुई असर पड़ा और जो राष्ट्र राज्यों की स्थापना के लिए रास्ता प्रशस्त हुआ। अब ये राष्ट्र राज्य होते कैसे हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती है? मुख्यतः वहां पर राजतंत्र था जिसपे कि राजा ही सर्वोच्च होता है, सर्वशक्तिमान राजा ही होता है, सब निर्णय राजा ही लेता है और उसी के निर्णय को अंतिम माना जाता है। राज्यों की सुरक्षा के लिए भी राजा ही उत्तरदायी होता है और राजा ने आधुनिक शस्त्रों से लैस अपनी सेनाओं का गठन किया। राजनीतिक और आर्थिक तौर पर राष्ट्रीय राज्य स्वतंत्र होते थे, वे अपने आप फैसले ले सकते थे, कोई भी राजनीतिक फैसला या आर्थिक तौर पर वह स्वतंत्र होते थे। राष्ट्रीय राज्य, राजा का जो निर्णय होता था वह अंतिम होता था और सर्वमान्य होता था। विदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित करने हैं, उसके लिए भी राजा ही प्रयासरत रहते थे। तो राष्ट्रीय राज्यों की जो विशेषताएं ये है कि राजा सर्वोच्च होता था और उसके निर्णय ही अंतिम होते थे, वह पूरे राष्ट्र का सर्वशक्तिमान शासक होता था। अब इन राष्ट्रीय राज्यों की सफलताएं भी रही है। 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद इन राजाओं ने एक राष्ट्र को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाई। इससे पहले आम जनता को अपने देश का पता ही नहीं होता था कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा राज्य कौन सा है। वे केवल सामंतों के क्षेत्र को ही अपना सर्वस्व मानते थे, उसी को अपना देश मानते थे। दूसरे सामंत के क्षेत्र में वो ना जा सकते थे, ना वहां से कोई लाभ ले सकते थे। अर्थात राष्ट्रीय राज्यों से एक एकता का सूत्र पूरे देश में बनने लगा।
अराजकता, नहीं तो सामंत आपस में ही लड़ते रहते थे, अब वो समाप्त हो गया। अराजकता समाप्त हो गई। राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ कि हमारा ये राष्ट्र है, कि हमारा फ्रांस राष्ट्र है, हमारा जर्मनी देश है, हमारा इंग्लैंड देश है। अब राष्ट्रीय चेतना का संचार सब लोगों में होने लगा। राज्यों की अर्थव्यवस्था अब मजबूत होने लगी है। कृषि और उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने लगा है। पूरे देश एक हो गया है। अब सामंत के अधीन क्षेत्र नहीं है। अब पूरे देश की जो प्रगति है, तरक्की है, विकास है, वो समूचे देश का हो रहा था। और राज्यों की जो भाषा और साहित्य है, कला के क्षेत्र में भी, भाषा के क्षेत्र में, साहित्य का विकास पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का, राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान के बाद संभव हो सका। तो ये अनेक सफलताएं राष्ट्रीय राज्यों की रही। लेकिन समय के साथ ये राजा भी निरंकुश हो गए और उन्होंने भी अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे प्रजातंत्र के लिए आवाजें उठने लगी। जगह जगह अनेक देशों में विद्रोह होने लगे और हम सुनते हैं कि जिससे फ्रांसीसी क्रांति हुई है और अमेरिका की क्रांति हुई है, रूसी क्रांति हुई है। तो ये सब क्रांतियां इसी कारण हुई कि वहां के जो राजा थे वह समय के साथ निरंकुश हो गए, मनमाने ढंग से वो राज करने लगे थे। लेकिन कुछ शताब्दियों तक, 15वीं 16वीं से लेकर ये 200-300 वर्ष तक इन्होंने काफी अच्छे राष्ट्रीय राज्यों का गठन किया और एक अच्छा काम किया। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा अध्याय एक बार फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर ली है, रिवाइज कर लिया है। छोटे छोटे प्रश्न जो भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं उन्हें बार बार दोहराएं और इसका अभ्यास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।